और खुद मंडी बना करके वो आपके उपज की सीमा नहीं होगी। अरे भाई, इस देश में जिसके पास पूंजी है पूरा गेहूं धान सब खरीद लेगा। जब खरीद लेगा, अपने स्टोर में भर लेगा, तो मनमाने ढंग से बेचेगा। तो भाई आप कुछ तो सीमा लगाओ। भाई गरीबी रेखा तो निर्धारित कियो, कुछ अमीरी रेखा भी तो निर्धारित करो। कितना पूंजीपति कमाएगा, कितना स्टोर करेगा, कितना करेगा। हमारे तो जमीनों पर सीलिंग है कि नहीं है? क्यों? 12.5 एकड़ से ज्यादा कोई जमीन खरीद नहीं सकता, और एक परिवार में 18.5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं हो सकती। हमारे ऊपर सीलिंग है कि नहीं है? सीलिंग है। तो इन पूंजीता कि आप 1000 बोरे, 500 बोरे या 5000 बोरे किस कैटेगरी के हैं, इतना ही रख सकते हैं। अब इन्होंने कर दी कि आप चाहे जितने बोरे अपने स्टोर में ला करके भर लीजिए। तो अब क्या किया कि जो लोग आज कह रहे हैं कि भाई हमारा इस किसी जो नियम लाया केंद्र सरकार, हमारी इसमें कोई दखलंदाजी नहीं है। अगर तुम्हारी दखलंदाजी नहीं है, यानी कहीं न कहीं एक योजना है कि किसानों का ये गल्ला खरीद करके ये भर लें, और फिर हमारा ही बेटा, भाई एक हमारा परिवार का व्यक्ति गांव में गेहूं और धान पैदा कर रहा है, और तमाम लोग शहर में उपभोग भी तो कर रहे हैं, खरीद भी तो रहे हैं। तो एक हमारा बेटा यहाँ, भाई थोड़ा बैठ जाइए आराम से, बैठ केपी जी बैठ जाइए। एक हमारा बेटा गांव में पैदा कर रहा है, उसका गेहूं इन्होंने 15 रुपए में खरीद लिया, और वही शहर में हमारा बेटा जो नौकरी कर रहा है या खुमचा लगा रहा है, ठेला लगा रहा है, मजदूरी करने गया है, उसको ये 38 रुपए किलो बेचेंगे। तो 4.5 लाख करोड़ का तो ये सिर्फ हमारा घाटा हर साल हो रहा है। और पिछले 10 सालों में कितना हो गया? 10 चौक 40, 45 लाख करोड़ रुपए किसानों का इन दलालों के हाथ में चला गया, और हमें कम मिला। और ये 45 लाख अगर कहीं इसमें से 10 लाख 20 लाख करोड़ कहीं किसानों के हित में जाता, तो आज तमाम सिंचाई की योजनाएं बन जाती। आज हमारे जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, इनके पढ़ने की व्यवस्था हो जाती। आज हम अगर बीमार हो जाते हैं तो हमारे लिए सस्ते इलाज की, समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं है। आज गांव में आप बताइए कि अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो सिवा घर द्वार बेचने के उसके पास और कोई चारा है क्या भाई? और तमाम कर्ज ले लेते हैं। तो इन नियम कानून से देश चलता है, और नियम कानून इस ढंग से बनाए जा रहे हैं कि ये 85% लोग इस देश में बर्बाद हो जाएं। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार हर साल शिक्षा पर लगभग 50,000 करोड़ खर्च करती है। कितना खर्च करती है? 50,000 करोड़। और हमारे बच्चे गांव में पढ़ नहीं पा रहे हैं कि पढ़ पा रहे हैं? आप बताओ। नहीं पढ़ पा रहे हैं। आज अगर हमारे तमाम बच्चे पढ़े होते तो गांव से निकल करके तमाम अच्छे ढंग से अगर ITI करते, पॉलिटेक्निक करते, पढ़ाई होती, तो तमाम बच्चे निकल करके तमाम सरकारी नौकरियों में जाते, कुछ नहीं तो अपना रोजगार करते, उद्योग करते। हमें बैंक से सस्ते पर लोन मिलता, हमारा मार्गदर्शन होता, हर जगह उद्योग स्थापित होते। तो आज खेती किसानी से थोड़ा सा खाली होता आदमी। आज क्या हो रहा है? किसी के पास, पिताजी के पास 4 लड़के थे, पिताजी के पास 10 बीघे जमीन थी। अब 4 लड़कों में कितनी आ गई? 2.5 बीघे। अब उनके मान लो 2-2, 3-3 हो गए, तो कितनी बची? अब घर बनाने के लिए हम लोगों के मांडा में तो बस अब घर ही बनाने की स्थिति है, और अगली वाली पीढ़ी लगता है वो उसको कई मंजिला बनाने पड़ेंगे, घर के ऊपर घर बनाना पड़ेगा। तो ये स्थिति होती जा रही है। तो इन सब चीजों के लिए जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, आप लोगों को पता है कि केंद्र सरकार की बजट कितना साल भर में होता है? 16.5 लाख
करोड़ खर्च करती है। और उत्तर प्रदेश सरकार अभी बता रहा था कितना खर्च करती है, हैं? नहीं, 50,000 तो शिक्षा पर खर्च करती है। 4.5 लाख करोड़ कितना खर्च करती है? 4.5 लाख करोड़। और यहाँ आकर के हम लोगों को नेताजी भाषण देंगे, भाई थोड़ा इधर खड़े हो जाओ। यहाँ आकर के नेताजी हमें भाषण देंगे कि अरे जिसको पढ़ना है पढ़ लेगा, देखो फलाने का लड़का मेहनत करके और ये हो गया। अरे भाई, जिस समय हम लोग मांडा में टाट पट्टी पर पढ़ रहे थे उस समय पढ़ाई हो रही थी। अगर अंग्रेज साहब बहादुर ना आते, वो एक अच्छी और सबको उपलब्ध पढ़ाई की व्यवस्था न करते, तो तपेंद्र प्रसाद कभी भी पीसीएस अफसर, डिप्टी कलेक्टर, आईएएस न होते। वो जैसे हमारे बाप हल जोत रहे थे वैसे हम भी हल जोतते होते। ऐसे तमाम हमारे बीच के लोग हैं। उसके बाद तो नहीं पढ़ पाए। जब उन्होंने जब आप देखिए कि इसके बाद पढ़ाई की अब क्या हालत है। आज हमारे भाई, जब मैं कह रहा हूं कि 50,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। और सरकारें कर क्या रही हैं? अभी आपने सुना होगा कि राजकीय इंटर कॉलेज भी प्राइवेट को दे दिए बीजेपी की सरकार ने। और राजस्थान में तमाम राजकीय इंटर कॉलेज समझते हैं ना, गवर्नमेंट कॉलेज, उसको दे दिया पट्टे पर। अभी इन्होंने 51 पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश सरकार ने पट्टे पर दे दिए। हाँ, यानी अब उसको निजी लोग चलाएंगे। और निजी लोग चलाएंगे तो ये निजीकरण तो हर क्षेत्र में हो रहा है ना। रेलवे बेच दो, हवाई जहाज बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, सब कुछ बेच दो। तो सब कुछ बेच दोगे तो ये निजी हाथों में चला जाएगा। तो निजी हाथों में जाएगा तो नौकरियां किसको मिलेगी? जो व्यक्ति निजी स्कूल चलाता है, निजी उद्योग चलाता है, वह कभी भी अयोग्य व्यक्तियों को अपने यहाँ भर्ती नहीं करता। तो उसके लिए पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए। और गांव की पढ़ाई चौपट हो गई, इसलिए 85% लोगों में से इन निजी क्षेत्रों में कोई नौकरी जल्दी नहीं मिलेगी। दूसरे, निजी क्षेत्र में जाएगा तो आरक्षण व्यवस्था बिल्कुल समाप्त। जब आरक्षण व्यवस्था समाप्त हो गई, आपको पता है कि रेलवे विभाग में कितनी नौकरियां हैं? लगभग 10 से 12 लाख नौकरियां थी। कितनी? 10 से 12 लाख। तो 10 से 12 लाख नौकरियों में 5-6 लाख लोग तो दलित पिछड़े समाज के आ ही जाते थे। अब वो जब रेलवे ही बेच दोगे, निजीकरण कर दोगे, तो आरक्षण कहाँ लागू होगा? इसी ढंग से हर क्षेत्र में निजीकरण होने जा रहा है। अभी पूरे देश में जितने विश्वविद्यालय हैं, सारे विश्वविद्यालयों में जो नियुक्ति होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर से सभी पढ़े लिखे हैं, जानते होंगे, सिर्फ इंटरव्यू से होता है। यानी आप जाइए अपना कागज पत्तर लेकर के हैं और इंटरव्यू होगा। और आप जानते हैं कि इंटरव्यू से कितने ईमानदारी से चयन होता है। इंटरव्यू से कोई चयन, कोई नौकरी ईमानदारी से मिल सकती है? नहीं मिल सकती। जब एक परीक्षा का प्राविधान है तो आखिर पूरे देश में परीक्षा की व्यवस्था विश्वविद्यालयों की नियुक्ति में क्यों नहीं हो रही है? इसीलिए आज पूरे देश में पिछड़े और दलित समाज का कोई प्रोफेसर रैंक में नहीं है। इन बड़े विश्वविद्यालयों में कोई भी प्रोफेसर रैंक में नहीं है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। हमारा केंद्र सरकार में तमाम सेक्रेटरी लोग हैं, वहां तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों में तो बिल्कुल लगड़ है। तो इनको लगा कि जब परीक्षा लेकर के भर्तियां होंगी तो दलित पिछड़े वर्ग के लोग भले कम पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े चौपट इनको कर रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि कुछ न कुछ इसी के बीच से हीरे मोती निकलते रहते हैं। लेकिन इन्होंने कहा अच्छा चलो इन हीरो मोती लोगों को भी फिट करना है। तो अभी आपने सुना होगा कि कई गवर्नमेंट कॉलेज जो खुलने वाले थे या निर्माणाधीन है, उनसे कहा कि ये स्वतंत्र संचालित नहीं होंगे। अगर ये स्वतंत्र संचालित होते
तो उसमें प्रोफेसर, अध्यापक, चपरासी, बाबू सभी की नियुक्ति इनको परीक्षा से करनी पड़ती, आयोग से करना पड़ता। इंटरव्यू बहुत थोड़ा नंबर है, तो इन्होंने कहा नहीं, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये विश्वविद्यालय संचालित करेंगे। तो विश्वविद्यालय जब संचालित करेंगे तो उन पर नियुक्ति का वही आदेश लागू होता है जो विश्वविद्यालयों पर लागू होता है। मैं ये सारी बातें इसलिए आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि नियम कानून से ही हमारी भाग्य की डोर बंधी हुई है। अगर इस देश में अंग्रेजों ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून न बनाया होता तो हो सकता है इक्के दुक्के आज भी सती प्रथा चलती रहती। उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध कानून पास किया, उन्होंने विधवा विवाह के विरुद्ध पास किया, उन्होंने ऐसे तमाम, आप लोग सोशल मीडिया में पढ़ते होंगे। आज अगर उत्तर प्रदेश सरकार ये नियम बना दे कि शादी विवाह एक घटना होगी, सिर्फ घटना समझते ना, एक ही, ये नहीं कि तिलक भी और रिंग सेरेमोनी भी और एट होम भी और शादी भी, एक सिर्फ कार्यक्रम होगा लड़के लड़की की शादी में, और उसमें सब मिला करके 100 से ज्यादा व्यक्ति उपस्थित नहीं मिलेंगे। और अगर एक व्यक्ति ज्यादा उपस्थित मिला तो प्रति व्यक्ति 5000 जुर्माना लगेगा। क्यों? तो आप बताइए, क्या 100 से ज्यादा बारात में कहीं कोई उपस्थित होगा? क्यों, बता दीजिए आप। आज राजस्थान सरकार ने एक नियम बना दिया कि अब मृत्यु भोज बंद। तो मृत्यु भोज बंद हो गया कि नहीं बंद हो गया? ऐसे अभी डर लगता है कि दुनिया क्या कहेगी, फलाने क्या कहेंगे, हम उनके यहाँ खाए, उनके यहाँ पिए हैं। तो लोकतंत्र में भाई राजा की बाड़ी से तो नियम कानून नहीं लागू हो रहा है ना। लोकतंत्र में नियम कानून बनाने का काम पार्लियामेंट करती है, लोकतंत्र में नियम कानून बनाने का काम विधानसभाएं करती हैं। इसलिए सबसे बड़ी ताकत लोकतंत्र में कहाँ है? मुख्यमंत्री में है, विधानसभा में है, और सबसे बड़ी देश की ताकत प्रधानमंत्री है और पार्लियामेंट। तो ये 2 P जो है, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट, इन दोनों को कब्जा बिना किए आपके पक्ष में कभी भी नियम कानून नहीं बन सकते। अभी राकेश जी बड़े विस्तार से आप लोगों को बताए कि कैसे बाघ बकरी के और कुत्ता मांस तमाम चीजें बताए। ये सब जीवन के सत्य हैं और तथ्य हैं। तो आपके हित में कोई भी नियम कानून तब तक नहीं पारित हो सकता जब तक आप इनकी कुर्सी पर नहीं बैठे। और केंद्र की कुर्सी पर बैठने के लिए, इस देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको देश की राजनीति करनी होगी। भाई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए क्या कुशवाहा महासभा से बैठ जाएंगे? क्या विश्वकर्मा महासभा से बैठ जाएंगे? क्या बौद्ध महोत्सव से बैठ जाएंगे? वो जरूरी है। मैंने कहा मैं उसकी एक सीमा है, उसकी एक सीमा है, पंचायत की सीमा है, ग्राम पंचायत की सीमा है, जिला पंचायत की सीमा है। लेकिन अगर देश की कुर्सी पर बैठना है तो आपको राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करनी पड़ेगी। अब आप कह रहे होंगे कि एक वीरपुर छोटे गांव में हमें राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति इसलिए करनी पड़ेगी, अभी आपको बताया कि आपकी रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और यहां तक कि आपका इज्जत और सम्मान भी राजनीति से जुड़ा हुआ है। थाने का दरोगा, एसडीएम आपसे उसी ढंग से बात करता है जिस ढंग से आपकी सामाजिक औकात है, और आपकी सामाजिक औकात हरदम शासन सत्ता से बनती है। जिस वर्ग के पास शासन सत्ता नहीं होती है उसका कोई भी सामाजिक औकात नहीं होती है। अब सबसे बड़ा समस्या यह है कि अगर आपको प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट तक पहुंचना है तो राष्ट्रीय राजनीति करनी पड़ेगी।
और राष्ट्रीय राजनीति के लिए क्या एक जाति एक परिवार की पार्टी बनाकर हम लोग सफल हो सकते हैं? हम 85% का यही दुर्भाग्य है। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्रांति की बातें करते हैं, हम दलित पिछड़ों को पता नहीं क्या बातें करते हैं कि हम हो जाएंगे तो घर में एक तो नौकरी दिला देंगे, कोई ऐसा बोल रहा है, कोई बोल रहा है सबको असलहा दे देंगे, कोई बोल रहा है कि आप हमारी सरकार आ जाएगी तो थाने में चले जाना, दरोगा जी को 2 गाली भी दे देना। अरे भाई ये कोई एजेंडा है? ये कोई एजेंडा है देश के सामने? एजेंडा तो ये है कि हम शासन सत्ता में आकर सबसे पहले इस देश की शिक्षा को सुधारें, सबसे जो बुनियादी चीज है। और आप यकीन माने हम लोग तो काम करना सीखे हैं, भाषण तो हमारी आदत में नहीं है, न कभी ढंग से जरूरत पड़ी। हम लोगों के सामने तो अधिकारी के रूप में हमने यही देखा है कि ये समस्या है और इसका क्या निदान है। और समस्या जो आज आपके सामने है उसका समाधान यही है कि आप प्रदेश की कुर्सी पर और केंद्र की कुर्सी पर पहुंचो। और प्रदेश की कुर्सी भी उसके लिए पर्याप्त नहीं है। अब आप ये कहोगे कि भाई इसमें तो समय बहुत लगेगा। समय बहुत नहीं लगेगा, राजनीति में समय बहुत नहीं लगता। राजनीति आज हर आदमी परेशान है। इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, पूरा देश परेशान है। गरीबी बहुत होती जा रही है, शिक्षा होती जा रही है, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं है, रोजगार ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं, हमारा सामाजिक ताना बाना टूटता जा रहा है। भाई आखिर इस देश में अगर आपत्ति विपत्ति आई है तो हम लोग भी तो उसमें भागीदार हैं, पीड़ित भी होंगे और उस पीड़ित होने के लिए हम जिम्मेदार भी हैं, भागीदार भी हैं। तो उस भागीदारी से एक गांव बीरपुर से जो आवाज निकलेगी वो धीरे धीरे बीरपुर से तमाम 10-20 गांव में जाएगी, इससे पूरे 96 क्षेत्र में जाएगी, 96 क्षेत्र से पूरे मिर्जापुर में जाएगी। और हम लोग जगह जगह इस ढंग से हम लोगों का कैडर कार्यक्रम, आप लोगों के बीच ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं। और पूरे प्रदेश में अभी सम्यक पार्टी 2018 में बनी थी, आपके यहीं मांडा में हम लोगों ने गठन किया। आप लोगों को यह भी फक्र होना चाहिए कि ये एक ऐसी नई शुरुआत हम लोगों ने इस देश में की है। शायद अभी हमारे भाई शिव प्रसाद विश्वकर्मा जी कह रहे थे कि इस देश में एक पार्टी बीजेपी ऐसी है जो थोड़ा बहुत लोकतांत्रिक है। थोड़ा बहुत इसलिए कह रहे थे कि उनका लोकतंत्र सिर्फ 15% लोगों के लिए है, बाकी 85% वहां लोकतंत्र के द्वारा क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? भाई अभी तक तो नहीं बना, एक बंगारू लक्ष्मण को छोड़ करके अभी कोई एससी का नहीं बना, कोई बैकवर्ड का नहीं बना। जबकि 1952 से जनसंघ और जनसंघ के बाद बीजेपी आई। तो लेकिन कम से कम चलो 15% के बीच ही है तो, लेकिन यहाँ तो एक जाति में भी लोकतंत्र नहीं है। किसी एक जात की आप पार्टी बता दीजिए भाई, एक जात की कोई पार्टी बता दीजिए। इतने लोग बैठे हैं, विद्वान लोग हैं, जाने के बाद तमाम तर्क उतर्क भी करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ किसी एक जात की पार्टी बता दो कि भैया ये कुशवाहों की पार्टी है। पहले मोतीलाल शास्त्री जी एक पार्टी बनाए, समानता दल। कब बनाए? 2000 में। 20 साल से वही राष्ट्रीय अध्यक्ष है कि नहीं है? तो ये पार्टी कुशवाहों की है कि मोतीलाल शास्त्री की है? क्यों भाई बताओ आप? मोतीलाल शास्त्री की है ना, कि 20 साल से दूसरा कुशवाहा भी वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो पाया। इसके बाद एक बना महान दल 2008 में, और आज 13 साल हो गया। कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष है? केशव देव मौर्य। तो ये केशव देव मौर्य की पार्टी हुई कि मौर्यों की पार्टी हुई? क्यों भाई केशव देव की पार्टी हुई? क्योंकि दूसरा भी मौर्य वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता। अब जैसे आप लोग कहोगे यादवों की पार्टी समाजवादी है, तो यादवों की भी नहीं है। क्या आजमगढ़ का कोई यादव, क्या मिर्जापुर का कोई यादव, क्या मध्य प्रदेश का कोई यादव वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है?
अभी शिव प्रसाद विश्वकर्मा जी कह रहे थे जो अपने भैये को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने दिया, हाँ, तो वो दूसरे यादव को भी क्या बनने देगा। और हम लोग तो इसी ढंग से तमाम लोग हैं। अपना दन चला 2002 से माननीय सोनेलाल पटेल, तो क्या ये कुर्मियों की पार्टी है भाई? नहीं है कुर्मियों की, क्योंकि सोनेलाल पटेल हुए, फिर उनकी बेटियां दो बेटी थी तो 2 हो गई। हाँ, अगर 3 बेटी होती तो हो सकता है ये 3 पार्टी हो जाती। तो इस ढंग से जब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाएंगे पार्टियों को, तो स्वाभाविक है कि जब वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उसके बेटी बेटियों में तो झगड़ा होगा ही। हो सकता है भविष्य में लालू यादव की भी पार्टी कई टुकड़ों में बंट जाए। तो आज जात की भी पार्टी नहीं है, सिर्फ परिवार की पार्टी है। लेकिन चूंकि प्रत्येक व्यक्ति इस देश में किसी न किसी जाति का है, जब किसी न किसी जाति का है तो निश्चित रूप से वो पार्टी उसी जाति की हम लोग मान लेते हैं। ऐसे बसपा को मान लिए, बसपा 1984 में बनी और 36 साल हो गया आज। सिर्फ एक जाति के ही 2 लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। आज 36 साल में अगर 4-4 साल का कार्यकाल होता और 9 राष्ट्रीय अध्यक्ष 9 जातियों के या 9 प्रांतों से होते तो क्या बसपा राष्ट्रीय पार्टी न बन जाती? बिना राष्ट्रीय पार्टी बने आज हम केंद्र पर कब्जा नहीं कर सकते, एकदम असंभव, असंभव। और आज इस देश में सिर्फ 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा। इनका मुकाबला करने के लिए आपको भी राष्ट्रीय पार्टी बनानी पड़ेगी और राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए आपको जाति और परिवार से ऊपर उठना पड़ेगा। आज यहाँ ज्यादातर कुशवाहा समाज के लोग हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग ये प्रश्न उठा सकते हो, फिर हमें क्या फायदा, आपको क्या फायदा? हम आपके फायदे की बात गिनाना चाहते हैं। आपका फायदा ये है कि आप जिस इतिहास के, जिन महापुरुषों के वारिस हैं, जहां से आपकी नाव जुड़ी हुई है, जिन महान परंपराओं के आप लोग वाहक हैं, उत्तराधिकारी हैं, उन महान परंपराओं की फिर से इस देश को आवश्यकता है, जरूरत है। और इस देश के महापुरुष कभी अपने जात के लिए नहीं जिए। इस वंश के महापुरुष, शाक्य मौर्य वंश के, कभी अपने जात के लिए, परिवार के लिए नहीं जिए। लोगों ने, भगवान बुद्ध को आप देखिए, उन्होंने तो मानवता की सेवा के लिए सब कुछ त्याग दिया, घर तक त्याग दिया। और जब मैं घटना बताना चाहता हूं कि जब कपिल वस्तु में गए और भिक्षा पात्र लिए टहल रहे थे भगवान बुद्ध, तो उनके पिताजी ने कहा कि भाई ये कुल खानदान की बेइज्जती कर रहे हो, शाक्य कुल का राजकुमार और भिक्षा पात्र लिए टहल रहा है। उनके पास संदेश भेजा गया तो उन्होंने कहा नहीं, महाराज शुद्धोधन से कहिएगा कि मैं कभी उनका पुत्र हुआ करता था, मैं कभी शाक्य वंश का था, अब मैं शाक्य वंश का नहीं हूं, मैं बुद्ध वंश का हूं और जो बुद्धों की परंपरा है उसी का मैं पालन कर रहा हूं। अभी राकेश भाई जी कह रहे थे कि अशोक की उदारता के कारण शायद नुकसान पहुंचा हम लोगों को। उन्होंने कहा कि सबके प्रति सहिष्णुता, उदारता, मैत्री, करुणा की भावना रखिए। और यही हमारी राष्ट्रीयता है, यही राष्ट्रवाद है, यही भारत देश है जिसका निर्माण अशोक के शिलालेखों में हुआ है। अशोक के शिलालेखों में कौन सा भारत है? यह वही भारत है कि मिलजुल कर रहना सीखिए। इस देश में विभिन्न विचार के, सोच के लोग हैं और अगर विभिन्न विचार और सोच के लोग एक साथ नहीं रह सकते तो निश्चित रूप से देश को नुकसान होगा। इसीलिए उन्होंने भगवान बुद्ध के मार्ग को बढ़ाते हुए भी उन्होंने
कहा कि सब लोग मिलजुल करके रहो, और मिलजुल कर रहने से ही देश बनता है। तो आप एक महान परंपरा के लोग हो, और आज इस देश में बहुत बड़ा रिक्त है, एक रिक्ति है, खालीपन है, एक सूनापन है। सूनापन यह है कि 85% लोगों की 2500 पार्टी तो है, लेकिन जाति और परिवार से ऊपर उठकर कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है। और जब तक, अभी मैंने बताया कि बिना नियम कानून के देश में कोई बात नहीं हो सकती। देश में पूंजीवाद चलेगा, साम्यवाद चलेगा, समतावाद चलेगा। ये सब चीजों का निर्धारण सत्ता करती है, राज्य सरकारें करती हैं, केंद्र सरकारें करती हैं। और ये छिटपुट, ये मुलम्मा लगाने से, छुटपुट ये सामाजिक आंदोलन चलाने से, सांस्कृतिक आंदोलन चलाने से बहुत कुछ सुधरने वाला जल्दी इस देश में नहीं है। ये भी चलना चाहिए, लेकिन मैं ये भी बता दूं, अगर आपके पास सत्ता नहीं होगी तो आपकी संस्कृति भी सुरक्षित नहीं होगी। एक समय इस देश में अशोक ने जो शिलालेखों में बात कही, उसको पूरा देश ये फॉलो कर रहा था, पूरा देश उसको मान रहा था। लेकिन क्या कारण है कि अशोक की विचारधारा गायब हो गई, समता की विचारधारा गायब हो गई, जो करुणा की विचारधारा थी, मानवता की विचारधारा थी, बराबरी की विचारधारा थी, गायब हो गई। मिलजुल करके इस देश में जो रहने की बात थी गायब हो गई। क्यों गायब हो गई? क्योंकि हमारी सत्ता गायब हो गई। तो सत्ता के साथ संस्कृत के बातें जुड़ी हुई हैं। तो आज आप लोगों के बीच यही मैं कहने आया हूं कि आप जहां कहीं काम कर रहे हैं आप करते रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं जिन संगठनों में काम कर रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर उठ करके एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने का मुहिम जो सम्यक पार्टी शुरू की है, हम किसी के विरुद्ध नहीं है, हम किसी के विरुद्ध पार्टी नहीं खड़ा कर रहे हैं, हम 85% की एक लोकतांत्रिक पार्टी खड़ा कर रहे हैं। और इसमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, इतनी जागरूकता है कि सिर्फ ये बात पहुंच जाए सब तक तो बड़ी तेजी से इसका विकास हो जाएगा। हो सकता है हम लोग 22 में ही 96 में अपना विधायक बना लें, कुराव में विधायक बना लें, मेजा में विधायक बना लें, और लगभग 60 जिलों में सम्यक पार्टी का उत्तर प्रदेश में तेजी से इसी ढंग से गांव-गांव हम लोग जाकर के कार्यक्रम कर रहे हैं। और राजनीति के लिए मित्रों बहुत ज्यादा धन दौलत की जरूरत नहीं है। ये धन दौलत की राजनीति में जो बात शुरू की, ये उन लोगों ने शुरू की जो छदामपति से, यानी जेब में शायद अठन्नी भी नहीं होगी तब राजनीति शुरू किए थे। ऐसे लोग आज जब शासन सत्ता में आ गए हैं, उनके पास अरबों खरबों रुपए हो गए हैं, तो कहते हैं अरे भाई राजनीति ऐसे थोड़ी होगी भाई, बड़ा पैसा चाहिए। राजनीति के लिए कोई नहीं पैसा चाहिए। अगर आपका साथ रहे, लोकतंत्र रहे और प्रत्येक आदमी 5 मिनट बात करता रहे, भाई नातेदार रिश्तेदार जहां भी बैठे हैं दुनिया भर की गप लड़ाते हैं, भाई जहां राजनीति की बात हो आप अपने सम्यक पार्टी का एजेंडा उनके सामने रख दीजिए कि भाई क्या बात करते हो, एक जात की ये पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है, एक जाति और परिवार की पार्टी से क्या राष्ट्रीय स्तर की आप पार्टी बना पाओगे? और जब तक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं होगी आप कभी केंद्र की कुर्सी पर नहीं बैठ पाओगे। और केंद्र की जब तैयारी करोगे, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की तैयारी करोगे, तो राज्यों में तो अपने आप आ जाएगा। क्यों भाई? भाई जब बड़ी कुर्सी हाथ में होगी तो छोटी कुर्सियां तो अपने आप आ जाएंगी। और आज जैसा मैंने बताया, फिर से कहता हूं कि सारी पावर केंद्र सरकार में। हमको तो यहाँ लेखपाल दरोगा हमारा असलाह हो जाए, हमें दरोगा जी परेशान कर रहे हैं, कोई सिफारिश हो जाए, ये सब कोई इशू नहीं है। मिलजुल कर रहना सीखिए, प्रेम मोहब्बत से रहना सीखिए। इसीलिए संघ का हम लोग कार्यक्रम शुरू किए हैं कि हम लोग लड़ना बंद कर दें। और जब इस पार्टी में सभी जातियों के लोग रहेंगे तो मेरे ख्याल से लड़ाई का भी तमाम मुद्दे खत्म हो जाएंगे। हम विभिन्न जातियों के बीच लड़ाई होगी तो हमारे सारे पदाधिकारी आएंगे, विश्वकर्मा जी आएंगे, मौर्य जी भी आएंगे,
गुप्ता जी भी आएंगे, कश्यप जी भी आएंगे, सभी लोग आएंगे, हम मिलजुल करके उसको समझ लेंगे। लड़ना व्यक्ति का स्वभाव है, लेकिन पंचायत करना भी तो व्यक्ति का स्वभाव है भाई। सुलझ जाना भी तो, सुलझा लेना भी तो व्यक्ति का स्वभाव है। और मैं कई जगहों पर कह चुका हूं कि आप जो निर्णय कर लोगे, दुनिया की कोई ताकत वैसा निर्णय नहीं कर सकती। तो जब हम जाति जात की पार्टी बनाते हैं तो हमारे बीच विद्वेष भी फैलता है, और जब हम सबकी मिलाकर 85% की पार्टी बनाएंगे तो हमारा ये विद्वेष भी धीरे धीरे खत्म होगा, हमारी दूरियां कम होगी। और लोग कहते हैं कि अरे ये पिछड़ा वर्ग तमाम जातियों में बटा हुआ है। बिल्कुल नहीं बटा हुआ है, ये राजनीतिक दलों ने हमको बांटा है। अगर आज समाजवादी पार्टी कब बनी है? 92 या 93 में बनी है, 92 में बनी। आज कई साल हो गया? 28 साल हो गया। 4 साल का उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष होते तो 7 राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते कि नहीं बदलते? कभी कुशवाहा होता, कभी विश्वकर्मा जी होते, कभी हमारे गुप्ता जी होते, कभी निषाद होते, कभी राजभर होते, कभी बिहार का होता, कभी मध्य प्रदेश का होता, कभी हरियाणा का होता, कभी गुजर होता, कभी जाट होता, तो कभी मुस्लिम होता, कभी अनुसूचित जात का होता, कभी आदिवासी होता। तो जो भी प्रतिभाशाली लोग होते वो राजनीति में आते और शीर्ष पर पहुंचते, तो आज सब जुड़ जाते तो 85% की कम से कम एक पार्टी होती, फिर एक पार्टी और विकसित हो जाती। 85% की अगर 2 पार्टी होती तो हम इधर से कूदते उधर और उधर से कूदते इधर। आज हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है, इसलिए विकल्प के अभाव में हम इधर उधर भटक रहे हैं। तो एक नया रास्ता हम लोग खोज रहे हैं। ये रास्ता थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि आपको सत्ता में आने में हो सकता है 10 साल लगे, 10 साल से तो ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन देखिए, अगर मुझे तत्काल लाभ का मुझे भी मोह होता तो मैं तो समाजवादी पार्टी में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मुझे था, कैबिनेट मंत्री का, और मैं वहीं बना रहता। हो सकता राज्यसभा में चला जाता, एमएलसी हो जाता। हो सकता आपकी बार मुझे टिकट मिल जाता, उनकी सरकार बनती तो मैं भी कैबिनेट मंत्री हो जाता, मैं भी अपना 10 गाड़ियों के साथ आपके बीच उपस्थित होता, बड़े बंगले में रहता। लेकिन अब ये मोह नहीं है। मोह ये है कि शायद अगर अपनी बात मैं समझा ले गया जब तक हमारी शेष जिंदगी है, और जैसा अभी विश्वकर्मा जी कह रहे थे कि यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हम रहे या ना रहे, मार्च में हम हट जाएंगे। हम शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटने के बाद और तेजी से काम करेंगे, क्योंकि मुझे ढेर सारी स्वतंत्रता हो जाएगी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लगेंगे, वो भी काम करेंगे, और पूरे प्रदेश में तमाम लोग काम कर रहे हैं। मैंने बताया 60 जिलों में कम से कम हर जिले में 200 लोग काम कर रहे हैं। और राजनीति बहुत महंगी विधा नहीं है। आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, मठ में महंत हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या जो भी हैं, आप सिर्फ जहां भी राजनीति की बात हो वहां आप अपना बात रख दें। आप सम्यक पार्टी की बात रख दें, हमारा काम हो गया। इसमें प्रचार में कोई पैसा लगा क्या भाई? लेकिन यहाँ लोग सोचते हैं अरे भाई क्या फायदा, 98 मिले तो एक बार सम्यक पार्टी बोलेंगे, फिर 98 मिले फिर सम्यक पार्टी बोलेंगे, फिर 98 मिले फिर सम्यक पार्टी बोलेंगे। तो ऐसे नहीं होगा। सब लोग लगिए। महान दल और तमाम दलों ने हमारे आदत और संस्कार बिगाड़े। हमें लोकतंत्र को, ये जो लोकतंत्र आ गया बड़े भाग्य से मिल गया। हम लोग तो कोई लड़ाई भिड़ाई नहीं किए। आप अमेरिका में पूछिए कैसे लोकतंत्र आया, आप ब्रिटेन वालों से पूछिए, आप फ्रांस वालों से पूछिए। फ्रांस में तो राजा और रानी का गर्दन काट दिया गया, तब लोकतंत्र आया। बहुत संघर्ष किया लोगों ने। हमें तो अंग्रेजों ने थाली में सजाकर जाते जाते भारतीय संविधान बन गया, लोकतंत्र मिल गया। इसलिए हम उसकी अहमियत नहीं समझ रहे हैं। और आगे देश कैसा चलेगा, आगे राजनीति कैसी चलेगी,
ये भी आपको तय करना पड़ेगा। अगर आपको ईमानदार विधायक बनाना है तो आज ही से ऐसे लोगों की राजनीति को आपको बढ़ाना भी पड़ेगा। तब आने वाले समय में राजनीति अपनी साफ सुथरी होगी और न भारत देश यहाँ समाप्त हो रहा है, न राष्ट्र समाप्त हो रहा है, न सृष्टि का प्रलय आ रहा है, न लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। हम लोगों के जाने के बाद हमारी कितनी पीढ़ियां आती रहेंगी। अशोक ने अपने शिलालेखों में क्या चिंता की? उसने कहा अगर हमारे बाद सूरज चांद तक जब तक चमकेगा तब तक की पीढ़ियां इन शिलालेखों में जो बातें लिखी हैं उस पर अमल करेंगी तो ये राष्ट्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा और सुख खुशहाली होगी, सुख होगा, समृद्धि होगा। तो वैसे हम लोगों को आगे देश कैसा चलना है और देश चलाने के लिए हम 85% लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं। हमारी संख्या ज्यादा है, हमारी नियति, भाग्य, हमारा सब कुछ वहीं से निर्धारित है। इसलिए हम लोगों को आगे कैसी राजनीति खड़ी करनी है इसका भी एक संस्कार, एक रास्ता सम्यक पार्टी एक खड़ा करना चाहती है। हमें जैसे अमेरिका में है, कोई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, कोई खेती कर रहा है, राम नारायण भाई साहब हैं अपना छोटे मोटे काम कर रहे हैं, विश्वकर्मा जी हैं। अरे भाई ये अच्छे लोग हैं, चुनाव लड़ लिए, विधायक हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, हार गए तो फिर अपने काम पर चले आए। ये अमेरिका में होता है। लेकिन यहाँ एक बार विधायक हो गए, सैकड़ों करोड़ कमा लिए। फिर अगर विधायक न बने तो जैसे जल के बीच से मछली निकाल दीजिए वैसे उनकी हालत हो जाती है। एक घर में जिसके विधायक हो गए उसकी बीवी भी विधायक होनी चाहिए, उसका लड़का भी विधायक होना चाहिए, उसकी बहू भी विधायक होना चाहिए, सब होना चाहिए। और कोई दूसरा खड़ा हो जाए तो कहते हैं ये देखो मेरी टांग खींचने आ गया। अरे भाई हम तुम्हारी टांग नहीं खींच रहे हैं, हम इस लोकतंत्र में जो हमारा हक हुकूक है उसके तहत हम अपनी लड़ाई लड़ने आए। तो मित्रों आपने बड़े प्रेम से सुना। एक बार मैं नारा लगाऊंगा और आप लोग हमारे साथ कम से कम सम्यक पार्टी को जिंदाबाद बोलेंगे और इस मुहिम में सभी अपने को तपेंद्र प्रसाद समझकर इस मुहिम में लग जाएंगे। सम्यक पार्टी जिंदाबाद, सम्यक पार्टी जिंदाबाद, सम्यक पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद।